Okay, so we were studying XGBoost algorithm and numericals हमने करे इस पर टू न्यूमेरिकल्स मैंने बताया जिसमें जो पहला वाला न्यूमेरिकल है दैट वाज द सिंपल जहाँ पर आप सिमिलैरिटी स्कोर निकाल रहे थे एंड उसी के बिहाफ में आप ट्री को स्प्लिट कर रहे थे एंड फिर एट द एंड आपको जो भी रिजल्ट्स आए हैं इंडिविजुअल ट्रीज के उसके हिसाब से आपको प्रिडिक्शन करना है। ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तो ठीक है, अब हम इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहेंगे एक्स जी बूस्ट का। फाइन। और ऑल राइट, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक्स जी बूस्ट आपको एसके लर्न में नहीं मिलेगा, इसको अलग से आपको इंस्टॉल करना रहेगा। ठीक है, तो आप पिप इंस्टॉल एक्स जी बूस्ट करिएगा। ठीक, तो आपको इंस्टॉलेशन मिलेगा। फिर आप एक्स जी बूस्ट में से ही एक्स जी बी को इंपोर्ट करिएगा, मतलब इंपोर्ट एक्स जी बी। ठीक है, दैट मीन्स इंपोर्ट एक्स जी बूस्ट एज एक्स जी बी, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इंपोर्ट करिएगा आप एक्स जी बूस्ट को और उसको आप नाम दीजिए एक्स जी बी, एज एन दैट मीन्स इट इज एन अलाइज टू अ लाइब्रेरी, यानी कि मैं पूरा नाम यूज नहीं करूंगा कभी भी, मैं सिर्फ एक्स जी बी यूज करूंगा। अच्छा, ये तो ऐसा है कि आपकी इच्छा, आपको अपना नाम रखना है तो अपना नाम रख दो, import XGBoost as आयुष। ओके, ऐसा भी कर सकते हो। तो फिर अब मैं आयुष की मदद से जो भी चीजें एक्सेस करनी होंगी, जैसे कि ये है, आई कैन एक्सेस विद हेल्प ऑफ आयुष। ठीक है, आपके ऊपर है, लेकिन हम हमेशा शॉर्ट नेम रखते हैं और एक आइडेंटिफायर है ये। ठीक है, तो import XGBoost as XGB, बट बिफोर दैट यू हैव टू इंस्टॉल द XGBoost। फिर आपने डेटा इरीज का ले लिया, यही मैं लेते आ रहा हूँ जो है आपको बताने के लिए, क्योंकि इजी है। क्लासिफिकेशन का डेटा है, फ्लावर का डेटा है इरीज। ठीक है, तो इसी को लेकर चलते हैं। देन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करा, दैट मीन्स हम ये चाहते हैं कि अपने डेटा को हम ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में स्प्लिट करें। ओके, एंड ट्रेनिंग से ट्रेन करें, तो ये काम होगा। एक्यूरेसी स्कोर ले लिया मैंने, क्योंकि मुझे एक्यूरेसी चेक करनी है अपने मॉडल की। ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो एक्यूरेसी ही आती है वहाँ पर। ठीक है, तो ये काम करूँगा मैं। अभी इतनी लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट कर ली। उसके बाद डेटा को लोड करा, इरीज डेटा को लोड करा, एंड एक्स और वाई वहाँ से मैंने बना लिए। तो एक काम करता हूँ मैं, वन बाय वन अपन इस कोड को देख लेते हैं और फिर समझ पाएंगे कि काम कैसे हो रहा है। ठीक, तो ये मेरी लाइब्रेरीज हैं, पहले इनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, और फिर डेटा को लोड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा डेटा है, इसको लोड कर देता हूँ। ठीक है, तो जो इरीस है, इरीस, इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ भाई इसमें क्या जानकारी है। तो इरीज को मैंने प्रिंट करवाया, तो इरीज बोल रहा है कि ये वैल्यूज हैं। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज विच आर प्रेजेंट इन माय डेटा। ठीक है, जो इरीज में है। एंड यहाँ पर ये देखिए, ये टारगेट है, यानी 0 1 2, यानी थ्री क्लासेस हैं, 0 1 एंड 2, थ्री क्लासेस हैं। मैंने बताया भी है ना आपको कि जो थ्री क्लासेस है उनका नाम है सिटोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका। ओके, तो मल्टी क्लासिफिकेशन का ये प्रॉब्लम है, थ्री क्लासेस हैं यहाँ पे टारगेट में, उनको न्यूमेरिकली ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो ये जो 0 1 एंड 2 है, दैट इज द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिटोसा, वर्सिकलर एंड वर्जिनिका। ऐसा होता है। ठीक है, कि मुझे टारगेट को न्यूमेरिकली ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि जो भी अल्गोरिदम्स है वो मैथमेटिकल अल्गोरिदम्स है। उनके अंदर वैल्यूज आप जो पुटअप करोगे, ऑब्वियसली वो जब इक्वेशन सॉल्व होगी तो मैथ्स ही तो लग रहा होगा, उसके लिए नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये रहे फीचर्स की वैल्यूज, ये है टारगेट की वैल्यू, ये है फीचर नेम्स, मतलब मतलब टारगेट के टारगेट हैं ये, टारगेट जो कैटेगरिकल नेम्स हैं ये टारगेट नेम्स हैं। और फीचर नेम्स भी अपन देख लें तो वो हैं
सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ। तो हमारे पास यहाँ पर जो डेटा है उसमें 4 फीचर्स हैं, ये सेपल लेंथ एंड विड्थ एंड पेटल लेंथ एंड विड्थ। तो 4 फीचर्स हैं हमारे पास, और एक टारगेट है हमारे पास, ये टारगेट है हमारे पास, जिसमें जिसमें ये तीनों क्लासेस हैं, जिसको आप 0 1 2 से बता रहे हो। तो आप चाहो तो डेटा को लोड करने के बाद उसको ऐसा प्रिंट करवा सकते हो, इरीस, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, और सिर्फ फीचर नेम्स यदि मेरे को देखने हो कि यार बताओ इरीस आपके पास कौन से फीचर नेम्स हैं, तो आई कैन टेक इरीस डॉट फीचर अंडरस्कोर नेम्स, ऐसा करते हैं हम, तो फीचर नेम्स भी बता देगा ये, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। और यदि टारगेट नेम्स देखना है तो इरीस डॉट टारगेट अंडरस्कोर नेम्स, ये देख लो, तो टारगेट नेम बता देगा वो, सिटोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका। देखो मेरे को इन दोनों से ही मतलब है, बाकी तो अब मैंने क्या इरीस प्रिंट करा था तो उसने भाई पूरी कुंडली खोल दी, मतलब उसे सब कुछ बता दिया। तो उसने बोल दिया कि भाई मेरे पास ये सारी एंट्रियां हैं, ठीक है, मेरे पास 4 फीचर है ना, 1 2 3 4, तो जो फीचर है उसके अंदर कौन सी एंट्री है उनकी वैल्यूज हैं, ये सब इस तरीके से यहाँ पर शो किया गया है। ऑलराइट, ठीक है, तो ऐसा है, फाइन। अब नेक्स्ट क्या करूं मैं, नेक्स्ट ऐसा है कि डेटा को स्प्लिट कर दो। ठीक है, मैंने डेटा को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, यहां से डेटा स्प्लिट हो गया। डेटा को स्प्लिट करने के बाद भाई मैं एक्जीबूस क्लासीफायर ले लेता हूं, दिस इज माई एक्जीबूस क्लासीफायर, दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग। ठीक है, एक्सजीबी क्लासीफायर इक्वल टू एक्सजीबी डॉट एक्सजीबी क्लासीफायर। जो फंक्शन होगा यहां पर लगेगा वो है सॉर्ट मैक्स। क्यों शॉर्ट मैच लगेगा, क्योंकि मल्टी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। मैंने आपको पहले भी बताया है, यदि बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है तो सिग्मोइड है, और यदि मल्टी क्लासिफिकेशन होगा तो शॉर्ट मैक्स है, ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन लगता है। शॉर्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन हर एक क्लास की प्रोबेबिलिटी देता है। ठीक है, चलिए मैं इसको वर्ड पर समझाता हूं तो आपको बेटर जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन। तो भाई एक्जीबूस्ट के अंदर कुछ पैरामीटर हमें नजर आ रहे हैं, और वो पैरामीटर ऐसे नजर आ रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई xgb.xgb क्लासीफायर, यानी तुम्हें क्लासिफिकेशन करना है तो xgb का क्लासीफायर को एक्सेस करो। देखिए ऊपर आप यदि यहां देखोगे तो XGBoost को XGB के नाम से मैंने लिया, एंड xgb.xgb क्लासीफायर ये लिखा, यानी जो मेरा मॉडल xgb उसमें से मुझे क्लासीफायर चाहिए, क्लासिफिकेशन करने वाला मॉडल चाहिए, तो मैंने xgb क्लासीफायर लिया वहां से। और मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ क्लासेस जो मुझे क्लासीफाई करना है वो है 3, सिटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। ये 3 क्लासेस हैं जिनका मुझे क्लासिफिकेशन करना है। एंड क्योंकि मल्टी क्लासिफिकेशन है तो भाई शॉर्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन में लूंगा, दैट्स व्हाट आई हैव टू टेक। सीड इक्वल टू 42, भाई ये वही चीज है जो रैंडम स्टेट 42 है ना, वही सीड इक्वल टू 42, दोनों का मतलब वही है, बोथ हैव द सेम मीनिंग। रैंडम स्टेट 42 आप पढ़ चुके हो, जहां पर डेटा का ऐसा सैंपल बना था कि भाई आप 50 बार भी इस कोड को रन कर दोगे ना तो भी वो बदलेगा नहीं, ये रैंडम स्टेट 42 में होता है। और यहां सीड इक्वल टू 42 का भी मतलब यही है। और शॉर्ट मैक्स, जैसा कि मैं आपसे कहूं इस एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में, ओके, तो शॉर्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन होता है ई की पावर एक्स अपॉन समीशन ऑफ ऐसा करके एक्स करके कुछ जो है, ऐसा शॉर्टनेस एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहां प्रोबेबिलिटी निकलती है, कंफर्म कर लेंगे अपन इस फंक्शन की वैल्यू को। ठीक है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी आती है, और हर एक क्लास की प्रोबेबिलिटी आएगी, यानी आपके पास 3 क्लासेस हैं, तो सिटोसा के आने की चांसेस कितने हैं, वो
वर्जिनिका के आने के चांसेस कितने हैं वो, एंड वर्सी कलर के आने के चांसेस कितने हैं वो, ये बताती है। आप ये जानते हो कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है, ऑलराइट। तो यदि आप ऐसा रिजल्ट पा रहे हैं 0.8, 0.1, 0.1, तो देख लो ऐड करके 0.8 प्लस 0.1 प्लस 0.1, ये 1 के बराबर हो जाएगा। ये क्या करता है सॉर्टमैक्स, ये प्रोबेबिलिटी देता है हर एक क्लास की, और दे दी इसने। सबसे हाईएस्ट जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो आंसर होता है, उसको अपन सिलेक्ट करते हैं, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो मेरा आंसर सिटोसा होगा फिर, यदि उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 आई है तो। जो बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें आप सिग्मॉइड लेकर चल रहे थे, वो आपको सिर्फ 2 क्लासेस के ऊपर काम करते हुए नजर आएगा, बाइनरी के लिए ही नजर आएगा, उसमें सिर्फ 2 क्लासेस होते हैं, ठीक है। एंड थ्रेशोल्ड लिया जाता है वहां पे, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन था ना, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वहां पर आप क्या करते थे, आपने सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन लिया था, ये सिग्मॉइड होता है, 1/1 + e⁻⁻x, ये सिग्मॉइड है, यही लॉजिस्टिक है, ये लॉजिस्टिक फंक्शन है, ओके। तो ऐसा प्लॉट बनता था सिग्मॉइड का या लॉजिस्टिक का, और ये थ्रेशोल्ड होता था 0.5, ये 0, ये 1। यदि आपके पास लेटर सपोज 2 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस हैं, क्लास ए एंड क्लास बी, 2 क्लासेस हैं, और आपने बोला कि ए को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी को 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यदि आपके पास वैल्यू 0.5 से छोटी आएगी तो आंसर बी होगा, अब भले वो 0.4 ही क्यों ना आए, ठीक है, भले ही वो 0.4 ही क्यों ना आए। और यदि आपके पास वैल्यू 0.5 से बड़ी आएगी तो वो क्लास ए होगा, ठीक है। ये होता था सिग्मॉइड में या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। यहां पर यह जरूरी नहीं है कि ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी का सम करो तो 1 के बराबर आए ना, यहां जरूरी नहीं है। शॉर्टमैक्स में जरूरी है, ध्यान रखना, ये चेंज है दोनों में, ये अंतर है दोनों में। In case of shortmax, it is mandatory that the sum of the probability values should have to be equal to 1, क्योंकि shortmax देता ही probability है, ठीक है। तो इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना, ठीक है, बात समझ आई। अब क्योंकि मेरे पास मल्टी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम था, 3 क्लासेस थी, तो मैं सिग्मोइड नहीं ले रहा हूं, मैं शॉर्टमैक्स ले रहा हूं, दिस एक्टिवेशन फंक्शन आई एम टेकिंग, ओके। एंड यदि आप चाहते हैं कि शॉर्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन के लिए भी लेट मी टेल यू, तो आपको मैं बता देता हूं, ओके। लेट मी शो यू DL with Gen AI, and these are the activation function nodes, okay। and in activation functions I will show you, ये रहा आपका, ये 10H एक्टिवेशन फंक्शन कई होते हैं, ये खास करके पढ़ाए जाते हैं डीप लर्निंग के अंदर, यहाँ पर तो एक थोड़ी सी हाईलाइट ही है जो कि बताया जा रहा है, बाकी डीप लर्निंग के अंदर पढ़ाए जाते हैं ये खास, ओके। तो ये है आपके सारे एक्टिवेशन फंक्शंस, ये रहा शॉर्टमैक्स। तो मुझे फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा, e⁻x अपॉन समीशन ऑफ e⁻x j, ये है वो फॉर्मूला, ठीक है। तो शॉर्टमैक्स का जो फॉर्मूला है उसमें चेंज है, ठीक है, ये e⁻x अपॉन समीशन ऑफ e⁻x j, ठीक है, फाइन, ये याद रखना, ये है शॉर्टमैक्स, ओके। वेयर x is the input, I and j are the indices that range from 0 to the number of categories, मतलब कितनी क्लासेस हैं, ठीक है। तो आपका x इनपुट है, इनपुट वैल्यू है, ठीक है। एंड i एंड j जो इंडेक्स हैं, ये xi और xj, ये जो इंडेक्स हैं ये बता रहे हैं 1 to नंबर ऑफ कैटेगरीज, यानी हाउ मेनी क्लासेस हैं आपके पास, ठीक है, यानी 3 क्लासेस हैं आपके पास अभी, ठीक है। तो
ये फॉर्मूला आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा। तो नीचे आप क्या करेंगे, ई की पावर एक्स जे, समीशन है वो भी, यानी क्लास है, क्लास बी, क्लास सी, तीनों का। तो मालूम है कैसा लिखा जाएगा, हाउ इट विल बी रिटन। आपके पास यदि 3 क्लासेस हैं तो वो कह रहा है ई की पावर एक्स आई, यानी कोई भी एक क्लास, डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स जे, वो भी समीशन, यानी तीनों क्लासेस का समीशन। यदि आपके पास लेटर सपोज इनपुट है 0.2, यानी एक्स की वैल्यू 0.2 है, ई की वैल्यू फॉर एग्जांपल पॉइंट एक्स की वैल्यू 0.2 है, तो ये किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए, और एक्स आई यानी किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए, और नीचे का होगा समीशन हर एक क्लास के लिए, समीशन ऑफ ई की पावर एक्स, यानी 0.2 ये किसके लिए, सेटोसा के लिए भी, वर्सी कलर के लिए भी, और वर्जिनिका के लिए भी, तीनों के लिए उनकी क्या इनपुट की वैल्यूज है। ठीक है, यानी ये जो है ये लेट अस सपोज सिटोसा की है, तो समीशन ऑफ ई की पावर एक्स जे, यानी कि सिटोसा प्लस 0.3, वर्जिनिका प्लस वर्सी कलर 0.4, ये होगा, ये होता है शॉर्ट मैक्स। तो ये एक प्रोबेबिलिटी देगा। ठीक है, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी। और यदि मेरे पास इन दोनों क्लासेस की वैल्यू कम होगी तो ये जो रेशियो है ये नियरली इक्वल टू 1 जाएगा, यानी सीधी सीधी बात है ये वाली क्लास होने की पूरी संभावना है। जैसा कि मैंने बोला आपसे कि 0.8 आ रहा है मेरा यदि सिटोसा का, वर्सी कलर का मेरा आ रहा है 0.1, वर्जिनी का आ रहा है 0.1, तो मैं सिलेक्ट करूंगा 0.8। तो शॉर्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन भले ही आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, मेरी जो भी ये लाइंस हैं इनको याद रख लेना कि शॉर्टमैक्स मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मेरी अब बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझिए। जरूरी नहीं है कि आप पूरे डेप्थ में चले जाओ और बोलो कि नहीं हमको तो एक एक बात समझना है और ये ठीक है, अभी जितना हो सकता है आप उतना कोशिश करें। ठीक है, तो भाई दो फंक्शन है, एक होता है सिग्मॉइड और एक होता है शॉर्टमैक्स। सिग्मॉइड जो है वो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, यानी जहां पर दो क्लास हो। शॉर्टमैक्स मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए, यानी कि दो से अधिक हो। यहां पर जरूरी नहीं है कि क्लासेस की जो वैल्यू निकाली जा रही है, ठीक है, वैसे सिग्मॉइड में वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी नहीं आती। ठीक है, सिग्मॉइड में प्रोबेबिलिटी नहीं आती, दे जस्ट गिव अ स्कोर विच इज कैलकुलेटेड बाय 1/1 प्लस ई की पावर -x, इससे वो निकालता है कुछ वैल्यू। ठीक है, तो इससे जो भी वैल्यू आएगी किसी भी पर्टिकुलर क्लास की, यदि वो 0.5 से बड़ी हुई, ग्रेटर देन 0.5, तो अपर क्लास, और नहीं आई तो लोअर क्लास। और शॉर्टमैक्स में प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है ऑफ ऑल द क्लासेस। ठीक है, ए की भी प्रोबेबिलिटी आएगी, बी की भी आएगी, हाँ जिसकी बड़ी आएगी प्रोबेबिलिटी उसको सिलेक्ट कर लूंगा मैं। ये होता है किसमें, शॉर्टमैक्स में, इतना अंतर है। और दोनों के जो ग्राफ है ना वो एक जैसे दिखते हैं, लगभग ऐसे ही कुछ दिखते हैं वो ग्राफ भी, ये सिग्मॉइड का ग्राफ है और ये शॉर्टनेस का भी ग्राफ ऐसे दिखते कुछ। ठीक है, क्योंकि ये भी 0 से 1 के बीच में, ये भी 0 से 1 के बीच में। ओके, सो दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स। ठीक है, ऑलराइट, तो यहां जो है कंसिडर करके चल रहे हैं, एक्जी बूस्ट कह रहा है कि भाई मेरे को शॉर्टनेस लेना, नंबर ऑफ क्लासेस 3 है, ये कह रहा है एक्जी बूस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, डेटा इसके अंदर फिट कर दिया, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में डेटा फिट कर दिया, ट्रेन हो गया वो। चलो ये भी ले लेता हूँ मैं। कहाँ तक पहुँचा था मैं, इसको रन नहीं करा, लेट मी रन, रन कर लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मेरा मॉडल ट्रेन हुआ। ट्रेन होने में देखो वो इतनी सारे पैरामीटर देता है, ये दीज आर द पैरामीटर्स, क्या क्या यूज करें उसने एक्जी बूस्ट क्लासीफायर में। उसने यूज करा है बेस स्कोर, बूस्टर, कॉल बैक्स एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारे। इसके लिए भाई मेरे पास ऑलरेडी ये एक वेबसाइट है exiboost.readdocs, आप गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा। उसमें पूरा एक्जीबूस्ट का डॉक्यूमेंटेशन है। दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्जीबूस्ट।
ठीक है, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है एक्जीबूस का, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉलेशन गाइड है, बिल्डिंग फ्रॉम द सोर्स, मतलब पूरा दे रखा है एक्जीबूस के बारे में। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, एसके लर्न के अंदर नहीं मिलेगा, ये बाहर से अलग से है। ये एसके लर्न के अंदर ग्रेडेंट बूस्टिंग है, जीबी। ठीक है, और उसके बारे में आपने मतलब मैं दिखा भी चुका हूं आपको। मैंने एसके लर्न में बूस्टिंग का जो पैरामीटर है प्रीवियस क्लास के अंदर ही बताया मैंने आपको। ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ ये जो एक्जी बूस्ट का डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें आप देख सकते हो कि पैरामीटर्स क्या क्या यूज कर रहा है ये, यहाँ पर डले हुए हैं पैरामीटर्स। ठीक है, तो बिफोर रनिंग एक्जी बूस्ट वी मस्ट सेट थ्री टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स: जनरल पैरामीटर, बूस्टर पैरामीटर एंड टास्क पैरामीटर। जनरल पैरामीटर वो होते हैं दैट आर यूज टू डू द बूस्टिंग। तो बूस्टिंग आपको पता ही है क्या प्रक्रिया होती है। बूस्टिंग में सिक्वेंशियल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, प्रोसेस आपको पता ही है। ठीक है, तो वही चीज हो रही है यहाँ पे। तो जनरल पैरामीटर एक होता है बूस्टर पैरामीटर, यानी कि डिपेंड अपॉन विच बूस्टर नीड्स टू बी चूजन, कौन सा लेंगे बूस्टर। और तीसरा होता है लर्निंग टास्क का पैरामीटर्स, जैसे फॉर एग्जांपल रिग्रेशन टास्क यूज डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर विद रैंकिंग टास्क डिसाइड द लर्निंग सिनेरियो। ये भी एक लर्निंग सिनेरियो भी कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये कह रहा है कमांड लाइन पैरामीटर, दैट मीन्स रिलेट द बिहेवियर ऑफ सीएलआई वर्जन। कुछ ये भी टाइप के पैरामीटर होते हैं। ठीक है, हमें इतना कोई डेप्थ में नहीं जाना। हम यदि बात करें जनरल पैरामीटर क्या लेते हो और बूस्टिंग पैरामीटर क्या लेते हो, तो कुछ यदि बात करने समझने के तौर पे यहाँ पर मेंशन करें उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है जनरल पैरामीटर्स में बूस्टर। ठीक है, कौन सा बूस्टिंग अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हो, डिवाइस में आप सीपीयू ले रहे हो या जीपीयू ले रहे हो, कौन सा डिवाइस आप यूज कर रहे हो। ओके, इतने कुछ पैरामीटर यहाँ पर मेंशन करे उसने। और भी हैं। वर्बोसिटी का मतलब ये रहता है कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन रखना है ट्रेनिंग का। ठीक है, सो वर्बोसिटी फॉर प्रिंटिंग द मैसेजेस, 0 फॉर साइलेंट, 1 फॉर वार्निंग, 2 एंड 2 फॉर इंफॉर्मेशन, 3 फॉर डीबग। ऐसे करके कुछ ये पैरामीटर की वैल्यू है, ये याद रखना है, मतलब मेंशन कर रखी है जनरल में। ठीक है, बूस्टिंग पैरामीटर्स फॉर द ट्री बूस्टिंग में ईटीए गामा करके कुछ इस तरीके के पैरामीटर, मैक्सिमम डेप्थ, मिनिमम चाइल्ड। तो ये बूस्टिंग ट्री बूस्टर है, ये ट्री बूस्टर के पैरामीटर है। यहां आपको जो है थोड़ी बातें समझ में आएंगी, जैसे कि मैक्सिमम डेप्थ, ये आपने पढ़ रखा है डिसीजन ट्री में, रैंडम फॉरेस्ट में भी बाय डिफॉल्ट 6 होती है। यानी कि ऑब्वियसली ना, बूस्टिंग एल्गोरिथम भी तो ट्री का इस्तेमाल करता है। ओके, यहाँ भी तो ट्री होती है, तो ट्री बिल्डअप होती है। और इन्होंने कहा कि बाय डिफॉल्ट 6 लेवल तक जाएगी वो, मतलब ये है डिफॉल्ट वैल्यू ही है बूस्टिंग में, लेवल 6 तक जाएगी। ठीक है, एंड फिर उसके बाद कुछ और भी चीज़ें मेंशन कर रखी है, जैसे यहाँ पर सैंपल कितने क्या लेना है, सैम्पलिंग मेथड कौन सी अप्लाई करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा मैथ्स लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो खैर हर एक बात अपने लिए ज़रूरी नहीं, हमको अप्रोच पता है कि बूस्टिंग कैसे काम करती है, तो उतना अभी हमारे लिए काफ़ी है। रेस्ट यू कैन सी दैट ये पूरा पैरामीटर्स की वैल्यू है। ठीक है, पूरा ये डॉक्यूमेंटेशन में इतना सारा दे रखा पैरामीटर। और जब आपने मॉडल को ट्रेन भी करा ना, तो ये देखिए इस यहाँ पर ये कुछ पैरामीटर की जो भी था, अभी ये नन नन दे रहा है, बेस स्कोर नन, बूस्टर नन, कॉल बैक नन, कॉलम सैंपल नन, कॉलम सैंपल बाय नोड नन। ये सब नन इसलिए दे रहा है क्योंकि भाई मैंने तो सीधा सिंपल सच्चा सिंपल मॉडल उठा लिया, यानी मेरे को जो जरूरत था वो मैंने चीज पिकअप कर ली। मेरे को सिर्फ मल्टी क्लासिफिकेशन करना था, तो भाई मैंने वही वाले हाइपर पैरामीटर दे दिए। बाकी तो तुम जो बोल रहे हो दिखा रहे हो यहाँ पर, तो सर बहुत सारे पैरामीटर हैं। तो इतने सारे पैरामीटर ना मेरे को पढ़ना और मेरे को समझना, मेरे को इतनी जरूरत ही नहीं है। मेरे को तो सिर्फ खास खास पैरामीटर का बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो मेरे जो खास पैरामीटर हैं, क्योंकि मेरे को क्लासिफिकेशन करना है, मेरे को मल्टी क्लासिफिकेशन करना है, तो भाई मैंने यहाँ पर ले लिया ऑब्जेक्टिव इक्वल टू मल्टी सॉर्ट मैक्स, ले लिया। ओके,
और ये दे दी, नंबर ऑफ क्लासेस 3 है, बात खत्म हुई। बाकी तो बाकी क्यों लूँ मैं टेंशन दूसरी चीज़ों का, जो करना है कर लेगा। तो यहाँ पर ये ट्रेन हुआ मॉडल। ट्रेन होने के बाद आप इससे प्रिडिक्शन करवा लो, ठीक है, कि भाई आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, अब हम आपसे प्रिडिक्शन करवा लेंगे। ठीक है, ये हुआ। एक्यूरेसी प्रिंट करा लो। ठीक है, व्हाट इज द एक्यूरेसी? 100% आ गई। 100% इसलिए आई क्योंकि डेटा छोटा, अल्गोरिदम दमदार। आपका डेटा मात्र एरीज का डेटा है, ठीक है, वैसे ही छोटा डेटा है, वो बेचारा क्या करेगा। और अल्गोरिदम में आप देख रहे हो कि भाई तुम बूस्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, और वो भी ट्री लगा रहे हो, और जहां तक मुझे पता है 100 ट्री तो कम से कम आएगी आएगी। ठीक है, 100 ट्री आ रही है। अच्छा, एक ये देखो कुछ पैरामीटर नजर आए। नंबर ऑफ एस्टिमेटर भी आपने कुछ नहीं दिए, नंबर ऑफ एन जॉब्स भी आपने नहीं दिया। आप चाहते तो दे सकते थे। नंबर ऑफ क्लास आपने 3 दे रखे। ठीक है, तो यदि आपका डेटा बहुत बड़ा है, अभी तो खैर छोटा था, यदि डेटा बड़ा है तो एन जॉब्स को -1 कर देना, तो ये सारे सीपीयू को उठा लेगा सॉल्व करने के लिए। इट विल टेक ऑल कोर्स ऑफ द सीपीयू टू सॉल्व। ठीक है, ऐसा ये काम कर लेगा। फाइन। ठीक है, देख रहे हैं, तैसे हम समझते हैं इन चीजों को। ठीक है, आपके ऊपर है, आप कर सकते हो। जैसे कि लेट मी अगेन टेक अ मॉडल। ठीक है, यहाँ पर इतने तो हाइपर पैरामीटर दे ही रखे हैं। एक काम करता हूँ मैं, ये एनजॉब्स और नंबर ऑफ एस्टिमेटर इन दोनों को भी ले लेता हूँ। कंट्रोल सी एंड यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ, कंट्रोल वी, कॉपी करके पेस्ट करा। नंबर ऑफ एस्टिमेटर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को 5 ट्री चाहिए, यानी मेरा एग्जीबूस बनाओ तुम, उसमें 5 ट्री होनी चाहिए बस। और एन जॉब्स इक्वल टू -1 का मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग। तो मैं कहता हूँ हाँ भाई तुम पैरेलल प्रोसेसिंग करो, -1 दे दिया। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ। ठीक है, अब डेटा इसमें फिट कर देता हूँ। अब देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एस्टिमेटर 5 है, एन जॉब्स -1 है, नंबर ऑफ क्लासेस 3 है। ठीक है, एंड वही। तो यार इतने हाइपर पैरामीटर मेरे काम के, मैं 1000 हाइपर पैरामीटर थोड़ी ना पढ़ने बैठा हूँ। ये देखो इतने सारे, इतने सारे मेरे काम के थोड़ी ना है। मेरे को जो टास्क परफॉर्म करना है वही वाला पैरामीटर लेकर चल रहा हूँ मैं। तो मेरे को क्लासिफिकेशन करना है तो क्लासिफिकेशन वाला ले लिया, कोई मल्टी क्लासिफिकेशन ले लिया। ज्यादा से ज्यादा ये कि तुमको नंबर ऑफ ट्री ज्यादा चाहिए तो बढ़ा दो, कम करनी कम कर दो, ये कर दी। अब ये मैं यहाँ पर प्रिडिक्शन करता हूँ, ये एक्यूरेसी तो भी 100% आ रहा है। Sir, which parameter is depending upon the accuracy? हाँ, When see you which per enter, हाँ हाँ which parameters depends upon the accuracy. See these are the major parameters which I believe according to my problem statement which needs to be used. ओके, सो नंबर ऑफ ट्रीज कितना होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, एक ये इंपॉर्टेंट है। आप नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल टू -1, ये डिपेंड करता है कि इफ यू आर हैविंग अ डेटा विच इज बिग इन नंबर, ह्यूज डेटा है, और आप स्पीड अप करना चाहते हो तो फिर एन जॉब्स का यूज करना, वरना फिर कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ जरूरत नहीं थी तो आप करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज और है लर्निंग रेट, ये भी आप कर सकते हो। लर्निंग रेट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर विच कैन बी यूज्ड हियर। ठीक है, यानी कि ग्रेडेंट निकलता है ना, मैंने आपको बताया ना कि ये जो अल्गोरिदम है ये ग्रेडेंट अल्गोरिदम है 0.1। सो ग्रेडेंट जो है ये टेक्निक है, और फॉर्मूला होता है यहाँ पर वेट के एडजस्ट करने का, वो ऐसा होता है। ठीक है, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला होता है। ये है पुराना वेट और यह है नया वाला वेट। आपको मैंने टेक्निक बताई है कि बूस्टिंग कैसे काम करता है। ठीक है, आपके पास ये मॉडल है, आप इसको डेटा देते हो, ये आपको प्रिडिक्शन करके देता है ना। फिर आप एक फीडबैक दूसरे वाले मॉडल को देते हो कि भाई मैंने ये गलती करी है, दूसरा वाला मॉडल अपना प्रिडिक्शन करके देता है। तो ये सीक्वेंस में एक के बाद एक मॉडल का इस्तेमाल करते हो। बूस्टिंग में यही होता है, समझा चुका हूं मैं आपको। और जो गलतियां, जिन पॉइंट पर इसने गलतियां करी हैं, उनके वेट को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये जानते हो यहाँ वेट असाइन करके जाते हैं। आई नीड टू एडजस्ट द वेट्स, ये करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, एडा बूस्ट में क्या होता है, एडा एडा बूस्ट में वो वेट बढ़ा के देता है,
दूसरे वाले मॉडल को कि मैंने इन पॉइंट पे गलती करी है, तो मैं तुम्हें वेट इनका बढ़ा के दे रहा हूं, तुम अब उस पर इंप्रूवमेंट करना। ग्रेडियंट बूस्टिंग ये काम नहीं करता, ये वेट बढ़ा के नहीं देता। ये फीडबैक जरूर देगा कि भाई ऐसी गलतियां हुई है, बाकी वो अपना मॉडल अपना, ठीक है, वो अपना काम करेगा। और जिन फिर क्या होगा, ये जब ये काम खत्म हो जाएगा, एक राउंड पूरा हो जाएगा, फिर अपन घूम के वापस आएंगे, वापस से प्रोसेस चालू होगी। तो जिन जिन पॉइंटों पर इसने गलती करी थी ना इस मॉडल ने, उनके ग्रेडियंट निकाले जाएंगे ऐसे ऐसे, और उन वेटों को एडजस्ट करा जाएगा। ठीक है, मतलब उन पॉइंट्स को वापस से मॉडल को जो है वो क्या किया जाएगा, जो भी एरर हुई हो, मिस्टेक हुई हो, ठीक है, तो इनको इम्प्रूव किया जाएगा। ये काम करता है ग्रेडियंट बूस्टिंग। ठीक है, तो अल्फा जो है वो लर्निंग रेट है यहाँ पर, लर्निंग रेट या स्टेप साइज जिसे अपन कहते हैं, कि ये जो प्रोसेस होगी, ठीक है, ये वेट एडजस्टमेंट वाली, वो किस गति से होगी। ठीक है, तो लर्निंग रेट इन जनरल अपन छोटा ही रखते हैं, जैसे 0.1, 0.2, 0.3 इतना रखते हैं अपन। तो ये भी एक हाइपर पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते हो आप यहाँ अपने कोड के अंदर। लर्निंग रेट 0.1 ये भी चलेगा, दैट बी रन द कोड। ठीक है, एक्यूरेसी तो 100% ही आनी है, वो तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि छोटा डेटा है तो तुम भले कुछ करो चाहे ना करो, वो 100% ही देगा वो। बड़े डेटा पर हो सकता था कि बदलता, नहीं तो यहाँ तो कुछ नहीं बदलने वाला। ओके, तो ये बात है। तो आपने ये इतने जो खास खास पैरामीटर है वो भी देख लिए जिनको सेट करना है। ओके, ऐसे तो बहुत सारे पैरामीटर आप देख पा रहे हो। ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ चाहो तो मैक्सिमम डेप्थ भी दे सकते थे, बाय डिफॉल्ट 6 होती है, तुमको 3 करना है तो 3 कर दो। ठीक है, चेंज हो जाएगी, तो ऐसा आप काम कर सकते हो। ठीक, फाइन, तो ये एक्जीबूस्ट का कोड है। ओके, आपको ऐसे इस्तेमाल करना है। सो ठीक है, आप, ये सुपरवाइज्ड के अंदर आता है, तो एक्जीबूस्ट रिग्रेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, वहां भी चलेगा, वहां भी काम करेगा। अब एक चीज है, रुको, अपन अभी तो ये क्लासिफिकेशन का कोड है, मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन होते हुए बताया, जहां पर आपके पास एरीज का डेटा था। यदि आप रिग्रेशन भी करना चाहते हो तो एक काम करता हूं, मैं दूसरा डेटा सेट ले लेता हूं, ठीक है, जहां से मैं रिग्रेशन कर पाऊं। ओके, so let me take a data last modified. Okay, so here is the data. Okay, ठीक है, यही वाला डेटा मैं ले लेता हूँ, इसके अंदर है इस कोड में। वो रिग्रेशन का डेटा है हाउसिंग का, कैलिफोर्निया हाउस का डेटा है वो कंसिडर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, फाइन, ऑल राइट, तो एक काम करते हैं, हियर इट इज, मैं वापस से एक्जीबूस्ट लेता हूँ। ठीक है, ये ले लिया, मैं डेटा सेट कैलिफोर्निया हाउसिंग का ले लेता हूं, यानी हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का डेटा है ये। ठीक है, इट इज अ डेटा ऑफ हाउस, जैसे आपका इरीज है ना एसकेलर्न के अंदर, वैसे ये कैलिफोर्निया हाउसिंग का भी डेटा है एसकेलर्न के अंदर बहुत सारे डेटा सेट है, जो रेफरेंस डेटा सेट है। आपकी इच्छा, आपको मतलब बेंचमार्क डेटा सेट्स हैं, ठीक है, आप अपना उन पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने ये कैलिफोर्निया का डेटा ले लिया, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन करना है मुझे। ठीक है, और आपको मैं शो भी करूंगा अभी कि कैसा ये दिखता है। ठीक है, सो ये देखिए, ये है कैलिफोर्निया का डेटा, मैंने लोड करा, यार आई एम लोडिंग द डेटा। ठीक है, इसको लोड कर दिया, एंड आपकी इच्छा, आपको ये प्रिंट करवाना है कि पूरी डिटेल्स मुझे शो कर दो कैलिफोर्निया के डेटा सेट में क्या है, तो ये पूरी डिटेल शो हो गई। ये सारे वैल्यूज हैं, एंट्रीज हैं, ये टारगेट की वैल्यू है, ये फीचर के नेम है, ये इतने फीचर नेम्स हैं, ये फीचर के नेम है। आपको प्रिंट करवाना हो तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, कैलिफोर्निया
कैलिफोर्निया डॉट फीचर नेम्स, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा, दीज आर द फीचर नेम्स, ठीक है। एंड टारगेट का नाम प्रिंट करवाना हो तो कैलिफोर्निया डॉट टारगेट अंडरस्कोर नेम्स, ये कर दो, ठीक है, ये टारगेट का नाम हो गया। ओके, ठीक, तो मुझे यही करना था। एंड उसके बाद ये काम हो गया, मैं उसको एक्स और वाई में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तो है मेरे पास, मैं इसको एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। डेटा एंड द टारगेट, ठीक है, ये रहा, ठीक है। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, डेटा को स्प्लिट कर दिया मैंने। ये तो हर जगह, यहाँ भी तो यही करा था, ऊपर भी, ऊपर जब लिया था इरीज का डेटा, वहां पर भी यही काम करा था, ये रहा, वहां पर भी ये काम करा था, यहाँ पर भी कर देता हूँ। और क्योंकि एरीज वाला तो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम था, मैं अब रिग्रेशन कर रहा हूँ, है ना। हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का मतलब रिग्रेशन, क्यों? क्योंकि वहां पर जो टारगेट है ये, उसमें कंटिन्यूस वैल्यू है, उस पर कैटेगरिकल वैल्यू नहीं है, तो ये बात ध्यान रखना। तो मैं पहले ले रहा था एक्जीबूस क्लासीफायर, अब मेरे को लेना पड़ेगा एक्जीबूस रिग्रेसर, ये मॉडल लेना पड़ेगा मेरे को, ये रहा एक्जीबूस रिग्रेसर, ध्यान देना। ओके, कंट्रोल सी इन कंट्रोल बी। और भाई क्योंकि रिग्रेसर ले रहा हूं तो स्क्वायर एरर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? स्क्वायर एरर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रिग्रेशन में यही होता है, ठीक है। इन केस ऑफ रिग्रेशन व्हाट यू डू, यू परफॉर्म प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल, ये होता है एरर, है ना। प्रिडिक्टेड में से एक्चुअल को माइनस करो तो एरर होता है, इसका होल स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा स्क्वायर एरर। इसके नीचे जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं यदि उसको लिख दो तो मीन स्क्वायर एरर हो जाएगा, और इसके ऊपर रूट लगा दोगे तो रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा, आरएमएससी हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर एरर हो जाएगा। आपने क्या लिया है यहाँ पर? आपने लिखा स्क्वायर एरर, यानी आरएमएससी, रूट मीन स्क्वायर एरर, वही ले रहे हो आप, स्क्वायर एरर की बात कर रहे हो। सीड 42 यानी वही है, रैंडम स्टेट 42, ठीक है। यहां से अपन मॉडल को ले लिया और डेटा को उसमें पुटअप कर दिया, डेटा उसमें पुटअप कर दो, ये हो गया, मॉडल ट्रेन हो गया। यहाँ भी वही है, नंबर ऑफ एस्टिमेटर कितने लेना है, एन जॉब्स तुम्हें कितनी बनानी है, ठीक है, ये आप कर सकते हो। लर्निंग रेट कितना लेना है, ये हाइपर पैरामीटर, इनकी चाहो तो यहाँ भी दे देना वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। ये दो चार हाइपर पैरामीटर है, बस यही काम के हैं, बाकी तो फिर ऐसा इशू नहीं। तो ये आपका मॉडल ट्रेन हो गया। ट्रेन होने के बाद भाई अब आप जो है, ठीक, कोई बात नहीं, ट्रेन हो गया, टेस्टिंग करवा लो उससे, ठीक है। टेस्ट कर लेता हूँ मैं मॉडल को, यार मॉडल टेस्ट हो गया, ठीक है। स्कोर प्रिंट करवा लो आप, ये स्कोर प्रिंट हो जाएंगे, ओके, यहाँ स्कोर प्रिंट होगा। तो एरर आ रहा है 0.2, ठीक है, बहुत कम एरर आ रहा है। दिस इज योर मीन स्क्वायर एरर एमएससी, ठीक है, दिस इज मीन स्क्वायर एरर एमएससी, रूट मत लगाओ इस पे, ये एमएससी है, ऑलराइट, बस बात खत्म हुई। रिग्रेशन में यही करते हैं, ओके, फाइन। तो इतना मुझे बताना था आपको कि कैसे बूस्टिंग एक्जी बूस्ट को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट algorithm or a technique which we do follow in boosting, that is the XGBoost, classification and regression both, दोनों आप ये कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ आई, ऑलराइट। अब देखिए बूस्टिंग से फायदे तो हो गए, हमने शुरुआत करी थी डिसीजन ट्री से,
डिसेंट ट्री में आपके पास एक ही ट्री थी, ठीक है, और आपने कहा कि ट्री का यूज बड़ा सिंपल है, सिंपल एल्गोरिदम है, और क्राइटेरिया के बिहाफ में ट्री स्प्लिट होती है, ठीक है। वो क्राइटेरिया है जिनी या एंट्रोपी, आपको जो यूज करना है कर लो, तो ट्री स्प्लिट होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जिनी मानो, और तो सिंगल ट्री का इस्तेमाल यदि अपन करें, ओवरफिटिंग की एक प्रॉब्लम आपने देखी कि ये है, इसके अंदर ट्री के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक। तो फिर आपने कहा कि इसमें अपन प्रूनिंग कर देते हैं और डेप्थ वेप्थ भी कम करके चलेंगे, तो अपन ओवरफिटिंग से बच सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अनसेंबल आ गया, अनसेंबलिंग आ गई। अनसेंबलिंग में ये कहा गया कि आप या तो पैरेलल अरेंज कर दो या सीक्वेंस में अरेंज कर दो। पैरेलल करोगे तो बैगिंग, सीक्वेंस में करोगे तो बूस्टिंग। तो अभी आप बूस्टिंग ही पढ़ रहे थे, जहां पर आप एक ट्री के बाद दूसरी ट्री, दूसरी के बाद तीसरी ट्री, तीसरे के बाद चौथी ट्री, एक के बाद एक ट्री ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो ट्री जैसे काम करती है वैसे ही काम करेगी, बस अरेंजमेंट का खेल है और डेटा कैसे दे रहे हो उसका खेल है। क्योंकि मैंने आपको रैंडम फॉरेस्ट में भी समझाया था, रैंडम फॉरेस्ट में पैरेलल अरेंजमेंट होता है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 पैरेलल, और सब इंडिपेंडेंट होते हैं, सब अपने अपने इंडिपेंडेंट रिजल्ट देते हैं। यहां बूस्टिंग के अंदर ऐसा नहीं है। बूस्टिंग के अंदर T1 कुछ रिजल्ट देगा तो वो T2 को उसके बारे में अवगत कराएगा कि भाई ऐसा रिजल्ट मैंने दिया। फिर T2 जो है वो उसकी बात को ध्यान में रख के फिर अपना काम करेगा, और जो मॉडल मेरे को अच्छा रिजल्ट देगा उसकी मैं प्रायोरिटी बढ़ाऊंगा, उसकी, क्योंकि यहाँ बूस्टिंग में रैंकिंग भी होती है। तो द मॉडल विच गिव मी गुड रिजल्ट आई विल रैंक इट एज अ बेटर मॉडल, और उसी की बात मैं आखिरी में मानूंगा कि यार इसने अच्छा काम करा है, ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है, मैं इसको हायर प्रायोरिटी दूं। जिसने पुअर काम करा है उसको हम लो प्रायोरिटी पे रखेंगे, ये बात है, ठीक है। दैट इज एन इशू। तो ऐसा हुआ यहां पर, बूस्टिंग में कई प्रकार की बूस्टिंग एल्गोरिदम होती है, एडा बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, बहुत सारी होती हैं, और अपने अपने पर्पस के हिसाब से काम करती हैं वो, ठीक है। और आपको वो भी दिखा देता हूं, 2 मिनट रुको, पढ़ा भी है हमने, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मैं अब एस्केलर्न को रिफर करता हूं, ठीक है। बूस्टिंग एस्केलर्न, ठीक है, ये आप गूगल पे टाइप कर दीजिएगा, आपको बूस्टिंग मिल जाएगा, ठीक है। एस्केलर्न में लेट मी शेयर द स्क्रीन, और वहां पर सारी एल्गोरिदम्स दिखेंगी, ठीक है, सारी एल्गोरिदम दिखेंगी। ये शुरुआत ग्रेडियंट बूस्टिंग है, तो प्रीवियस क्लास में बता दिया था मैंने ग्रेडियंट बूस्टिंग, और कैसे यूज करना है ग्रेडियंट बूस्टिंग को, इसका कोड भी दिया होना चाहिए यहां पर, ये देखो ऐसा। लेट मी कॉपी द कोड एंड रन इट। ये रहा, फ्रॉम एस्केलन डॉट डेटा सेट, कुछ मेक हेस्टी करके डेटा, मतलब एक डेटा और है ये, जिसके बारे में मतलब सब इतना, एस्केलन के डेटा सेट में बहुत सारे डेटा सेट्स, ठीक है। तो एक ये कोई हेस्टी वेस्टी करके भी कोई डेटा सेट है, ठीक है। और यहाँ अपन यूज कर रहे हैं ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो कोड को और चला सकते हो। तो यहाँ भी उसने ट्रेन वाई टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ बना दिए, और यहाँ पर वो ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर का इस्तेमाल कर रहा है क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। ये आ गया 91% की एक्यूरेसी आई है, ठीक है। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर का यूज ऐसे किया जाता है। ऐसे क्या, वो भाई वहां मैं एक्जी बूस्ट ले रहा था, यहां मैं सिर्फ फ्रॉम एस्केलन डॉट अनसेंबल ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर ले लोगे। आप बोलोगे मुझसे सर करके बता दो, सर इसका आपने जो ऊपर ये करा ना इरीज विरीज वाला, तो सर इस पे भी लगा के बता दो सर।
तो हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपने यहाँ पर एक्स जी लगाया, चलो वो तो हमने देख लिया। आप सर यदि इसी डेटा पर लगा दो इरीस पे भी और कैलिफोर्निया वाले पे भी, ग्रिड ये वाला जो एस्केलन का है, तो सर हमको थोड़ा सा अच्छा ठीक लगेगा। तो कोई बात नहीं, लगा के दिखाता हूँ। न्यू फाइल बना लो। ठीक है, न्यू फाइल बना लेते हैं। और जो है, लेट मी गो हियर, इसको कंट्रोल सी करा, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, और एक्स जी बी यहाँ से हटा रहा हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ। इसकी जगह मेरे को कौन सा यूज करना है? आई हैव टू यूज दिस थिंग, ये फ्रॉम एस्केलन ग्रिड एंड बूस्टिंग क्लासीफायर, इसका यूज करता हूं मैं। ये देखो, ठीक है, ये एस्केलन के अंदर है ना। ग्रिड एंड बूस्टिंग क्लासीफायर तो एस्केलन में, एक्जीबूस नहीं है ना। ठीक है, तो लेट मी रन दिस थिंग, रन करा। ठीक है, हाँ हो गया। रन होने के बाद अब जैसा था ना वैसा के पूरा पूरा कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, इरीज का डेटा लोड कर दो। तो भाई इरीज का डेटा लोड कर दिया। फिर उसके बाद अब ये कुछ प्रिंट विंट नहीं करवा रहा मैं, ये कुछ नहीं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दो। ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का ये कर दिया। उसके बाद ये रहा, हाँ कंट्रोल सी ये। लेकिन मैं एग्जीबूस का नहीं लूंगा, मैं यहाँ कुछ और कर रहा हूँ। मैं करूंगा यहाँ पर मॉडल इक्वल टू ग्रेडेंट बूस्टिंग क्लासीफायर, कंट्रोल सी, ग्रेडेंट बूस्टिंग क्लासीफायर, कंट्रोल, सब हटाओ बाकी सारी चीजें। हाँ, रैंडम स्टेट इक्वल टू 42 रख सकते हो, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इक्वल टू 42, ये रख सकते हो। ठीक है, लेट मी रन द कोड। ये करा। अब बस है, तुम एक्स्ट्रा से पुटअप कर दो मॉडल के अंदर, मॉडल डॉट फिट, फिट एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन कर दो, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कोमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन, ये कर दो। ठीक है, ये कर दिया और देखो ट्रेन हो गया। टेस्ट कर लो। ठीक है, ये भी कर सकते हो, मॉडल डॉट प्रोडिक्ट, यानी वाई प्रोडिक्शन, वाई अंडरस्कोर प्रोडिक्ट, प्रोडिक्शन इक्वल टू मॉडल डॉट प्रोडिक्ट एक्स टेस्ट। ठीक है, टेस्ट डेटा पे प्रोडिक्शन निकाल लो। ये भी कर दिया अपन ने। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करते हो आप, एट द लास्ट, हो गया ये भी। ठीक, एंड देन यू कैन प्रिंट द स्कोर। देखते हैं स्कोर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, एक्यूरेसी स्कोर, वाई टेस्ट एंड वाई प्रोडिक्शन देखते हैं। लेट्स सी, 100% आ गए, यहाँ भी 100% आ गए। खैर मेरा तो आपको ये बताना था कि ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर कैसे यूज कर सकते हो, तो मैंने एक्जी बूस्ट भी कर दिया, ग्रेडियंट बूस्टिंग भी यूज कर दिया। सब पूरी कहानी वैसे ही है, अलग कुछ भी नहीं। आपकी इच्छा हो तो सर और भी दिख रहे हैं हमको, सर ये हिस्ट ग्रेडियंट बूस्टिंग भी नजर आ रहा है। ठीक है सर, रैंडम फॉरेस्ट तो पता ही है, तो एक स्टैकिंग क्लासीफायर, वोटिंग क्लासीफायर, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, बैगिंग क्लासीफायर, ये एडा बूस्ट क्लासीफायर, एक ये भी है एडा बूस्ट, ये एडा बूस्ट क्लासीफायर। ठीक है, इसका भी आपको चेक करना हो तो ये रहा, ये पूरा कोड है। कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो आपको एडा बूस्ट भी हो जाएगा यहाँ पर। लेट मी रन द कोड। ठीक है, सो यू हैव टू इंपोर्ट एडा बूस्ट क्लासीफायर। ठीक है, यहाँ करा था ग्रेडियंट बूस्टिंग, यहाँ करा एडा बूस्ट क्लासीफायर। सब 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 चला चला के देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सब एसक्यूएल पर कोड भी दिया, एक्सप्लेनेशन भी दिया, सब दिया, पैरामीटर्स के बारे में सब कुछ दे रखा, सब चला के देख सकते हो आप। ओके, और ये कब का है, 1995 के अंदर एक रिसर्च पेपर था, और ये 2009 के अंदर एक रिसर्च पेपर है, उसके बिहाफ में ही ये लिया गया है पूरा डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो ये है आपका एडा बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट। ठीक है, एंड जो है व्हाट, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्ट है। ठीक है, तो सारे कोड हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई क्या है कि ये बूस्टिंग एल्गोरिथम में ट्री का इस्तेमाल होता है,
और अब हम बेटर पोजीशन में हैं कि पैरेलल सिक्वेंशियल मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो, अनसेंबल टेक्निक यूज़ कर रहे हो। पहले सिंगल मॉडल यूज़ करते थे तो दिक्कत थी, अब मल्टीपल मॉडल यूज़ कर रहे हो तो अब अच्छा स्कोर निकलने की आशा है, एक्सपेक्टेशन है। तो ये उसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज सिर्फ ये है कि ओवर फिटिंग वाला, क्योंकि अभी भी यूज़ कर रहे हो ट्री, ठीक है, हालांकि हमने पूरी कोशिश करी है कि ट्री के पर काट दें, यानी उसको डेप्थ भी न जाने दें और प्रूनिंग कर दें, ठीक है, तो ट्री ओवर फिटिंग पर नहीं जाएगी। ओके, तो हमारा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वी विल सेव, ठीक है, ऑल राइट। लेकिन फिर भी क्योंकि ट्री है तो आप एक बस कह सकते हो कि शायद यदि कोई डिसएडवांटेज होगा तो वो एक ओवर फिटिंग का डिसएडवांटेज हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, तो ये बूस्टिंग एल्गोरिदम है। बूस्टिंग के बाद, क्योंकि अब आपने कौन कौन सी एल्गोरिदम पढ़ी, आपने पढ़ी लीनियर रिग्रेशन, लीनियर के बाद लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक के बाद एसवीएम, एसवीएम के बाद डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री के बाद रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट के बाद एक्सजी बूस्ट, मतलब बूस्टिंग वाली, ये सारी एल्गोरिदम पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट जो एल्गोरिदम आती है आपके लिए, दैट इज नेव बेस एल्गोरिदम। मतलब ये भी एक एल्गोरिदम है, ये अलग है ना, बूस्टिंग की बात नहीं कर रहा, बूस्टिंग को, ठीक है, वो आपको पढ़ाया। अगली जो एल्गोरिदम होती है वो नेव बेस एल्गोरिदम होती है, ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, ठीक है। अभी तक जो आपने एल्गोरिदम पढ़ी वो क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों कर रही थी, बूस्टिंग वाली भी कर रही थी, बैगिंग वाली भी कर रही थी, यानी रैंडम फॉरेस्ट भी कर रहा था, डिसीजन ट्री भी कर रहा था क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन भी कर रहा था क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन कर रहा था, और बाकी लीनियर रिग्रेशन सिर्फ रिग्रेशन कर रहा था। यह है नेव बेस क्लासीफायर, एक नई एल्गोरिदम, नहीं मतलब अलग फ्रॉम फ्रॉम देम, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन करती है, ठीक है। और नया नाम नहीं है आपके सामने, बेस थ्योरम पढ़ चुके हो मैथ्स में, ठीक है, ये आप कर चुके हो बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम जहां तक मुझे याद है आपने जो पढ़ा था, आप वहां पर लिखते थे पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए इंटू पी ए अपॉन पी बी, ये बेस थ्योरम थी, और आपने अच्छे से इस पर काम किया। इसको आप क्या कहते थे, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, इसको कहते थे लाइक्लीहुड, इसको कहते थे क्या, प्रायर प्रोबेबिलिटी, इसको क्या कहते थे, एविडेंस। तो आपने इसको हर तरीके से हर रूप में समझने की जो है वो करा है, पढ़ा है, ठीक। तो बेस ने ऐसा आपको फॉर्मूला दिया था। एक्चुअली शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत ऐसे हुई थी, समझा चुका हूँ मैं, फिर बता देता हूँ। शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी, पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यानी शुरुआत हुई थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, ये कंडीशनल है, ठीक है, इससे शुरुआत हुई थी। तो पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, एंड पी बी बाई ए इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। मतलब मैंने चीजें पलट दी, अब ध्यान देना, यहां लिखा था ए बाय बी तो ये आ रहा था, यहां लिखा है बी बाई ए तो ये आ रहा है, ठीक है, मैंने कंडीशन बदल दी, पलट दी। और एक चीज जो है वो हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, बोथ आर इक्वल। तो एक काम करो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो पी ए बाय बी इंटू पी ए इज इक्वल टू पी बी बाई ए इंटू पी बी
ठीक है, करा, दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये और ये दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों बराबर होंगे। बस ये जो पी ए है ना, इसको उठा के नीचे ले आओ। ठीक है, तो पी ए बाय बी, सही लिखा है, पी ए बाय बी अपॉन, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको नीचे ले आओ। तो पी ए बाय बी इज इक्वल टू ये पूरा आ जाएगा, पी बी बाई ए इंटू इंटू, ये पी ए होता है वैसे, पी ए, और ये होता है पी बी। ठीक है, मुझे फॉर्मूला में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, ये इसको, ठीक है, ए बाय बी, ठीक है, कोई इशू नहीं, अभी तो लिखे रहने देते हैं, ठीक है, बाद में और देख लेंगे। और राइट, इसको नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो आपको यही मिल जाएगा, ये जिसको अपन बेस थ्योरम कह रहे हैं, पी बी बाई ए इंटू पी ए अपॉन पी बी। ठीक है, तो बेस थ्योरम का डेरिवेशन है, पहले भी बता चुका हूं, नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने एक्चुअली ये करा है, तो इसको इधर नीचे आना चाहिए था और इसको उधर जाना चाहिए था, सही कर रहे हैं अपन। ठीक है, कोई इशू नहीं, है ना। तो ये बात है, बेस थ्योरम है ये। ओके, तो बेस थ्योरम में आप क्लासिफिकेशन को फोकस करोगे, रिग्रेशन नहीं है यहाँ, क्लासिफिकेशन है। और ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, आप देख ही रहे हो ना कि भाई प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी तो कर रहा हूं मैं, और क्या, ये प्रोबेबिलिटी 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 चल रही है, तो ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। ठीक है, एंड यहां क्या होता है, इट अज्यूम्स दैट द फीचर आर इंडिपेंडेंट, डेटा में जो फीचर्स है वो इंडिपेंडेंट, और हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, खास करके से टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, स्पैम फिल्टरिंग, रिकमेंडेशन सिस्टम वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका ये डेटा है, लेट अस सपोज दिस इज डेटा। ओके, ये आपके फीचर्स हैं, x1, x2, x3, x4 और ये y। ये कह रहा है, ने बेस थ्योरम कह रहा है कि x1, x2, x3, x4 यानी जो फीचर्स है वो इंडिपेंडेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ फीचर। ये मान के ही चलता है, इंडिपेंडेंट है यानी है, वो मान के ही चलता है, जिसकी मिनिमम क्राइटेरिया है ने बेस थ्योरम को लगाने के पहले, दैट फीचर्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये मान के चलता है, और इसका इस्तेमाल आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और स्पैम फिल्टरिंग वगैरह वगैरह क्लासिफिकेशन में कर सकते हो, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है और प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एल्गोरिदम, तो इसका ऐसे यूज करते हैं आप। ठीक है, बाकी और बहुत सारी बातें हैं, वो कल की क्लास में करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप बूस्टिंग को फॉलो अप करें, जो पढ़ा चुके हैं अपन, प्रीवियस एल्गोरिदम्स को भी एक बार फॉलो अप करें। रिकॉर्डिंग अब आपके सामने पूरी आ चुकी है, मैं देख चुका हूँ ऑल द रिकॉर्डिंग्स, आपको मैंने प्लेलिस्ट ही दे दिया, उसमें सब डली हुई है, नोट्स भी दे दिए मैंने आपको। ऑलराइट, लेट मी स्टॉप द